गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अभी बर्नौली इक्वेशन क्या है इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा समझते हैं पहले कि जैसे रिवर का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब फ्लोइंग वाटर की बात करते हैं हम, तो रिवर ही हमारे नज़रों के सामने आती है। ठीक है, तो ऐसी कोई रिवर जिसका कि जहाँ से वो जब फ्लो हो रही है तो वो बहुत वाइड पार्ट से फ्लो हो रही है। ठीक है, वाइड पार्ट से फ्लो होते होते वो नैरो पार्ट तक चले जाती है और फिर नैरो पार्ट से फ्लो होती है। तो हम क्या देखते हैं कि वाइड पार्ट में उसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम रहता है, जबकि नैरो पार्ट में उसका स्पीड बढ़ जाता है। जैसे कि हम वो देखते हैं ना कि फॉल होता है, वाटरफॉल होता है, तो वहाँ नैरो पार्ट से फॉल होता है। ठीक है, तो वो जब नैरो पार्ट के पास जब हम जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे जो स्पीड है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत वाइड पार्ट से जब वाटर आते रहता है तो वहाँ की स्पीड कम होती है। बट प्रेशर की यदि हम बात करें तो प्रेशर वाइड पार्ट पर ज़्यादा होता है और नैरो पार्ट में आकर के वो प्रेशर हो जाता है कम। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है इसी को लेकर के बर्नौलीज ने एक इक्वेशन दिया है, उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ हम थोड़ा सा रीड करते हैं। आज हम ये बुक का पीडीएफ लेकर ही इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, तुम्हें भी मतलब समझ में आएगा कि किस तरह से बुक से पढ़ सकते हैं हम। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा है। अभी पहले देखो यहाँ एग्जाम्पल ही लिया है, ऑन ऑब्जर्विंग अ रिवर। ये we notice that the speed of the water decreases in a wider region, whereas the speed of water increases in the region where the river is narrow. From this we might think that the pressure in narrow region is more. ओके, हम यही सोचेंगे कि नैरो रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मोर देन दैट द वाइडर रीजन, बट the pressure within the fluid in the narrower part is less, while that in wider part. हमको ऐसा लगता है कि नैरो पार्ट में कम प्रेशर ज़्यादा होगा और वाइडर पार्ट पे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि नैरोअर पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है ना, और वाइडर पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटिंग उन्होंने किया विथ फ्लूइड इनसाइड पाइप्स। देखो, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द कॉन्सेप्ट मेंशन्ड अबव। ही ऑब्जर्व्ड इन हीज एक्सपेरिमेंट दैट द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीज होती है, बट द इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन डिक्रीजेस। वो ही नैरो रीजन में प्रेशर जो होता है फ्लूइड का, इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड वो कैसा रहता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डायग्राम को पहले हम समझेंगे। डायग्राम को समझने के लिए देखो, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, यहाँ ये पाइप इस तरह से दिया हुआ है। पाइप इन्होंने लिया है वन साइड नैरो, ये देखो ये वाला पार्ट नैरो है और ये वाला पार्ट वाइडर है। ठीक है, अब ये वाइडर पार्ट को हमने रखा है नीचे, लोअर पार्ट बोला है, और ये बोला है अपर पार्ट, मतलब थोड़ा सा डायगोनली पाइप को रखा है। मतलब ये जो नैरोअर पार्ट है वो H2 हाइट पर रखा है। ठीक है,
और जो ये लोअर पार्ट है या वाइडर पार्ट है, इसको हमने सरफेस से h1 हाइट पर रखा है। तो इसकी हाइट हो गई h1 और इसकी हो गई h2। तो यहाँ हम देख रहे हैं h2 इज़ ग्रेटर देन h1, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, h2 इज़ ग्रेटर देन h1। फिर हमने यहाँ पर ये पूरे डायग्राम में देखो कंसीडर किया है, इस पार्ट को पूरा वाला पार्ट को हमने 1 कंसीडर किया और इस पार्ट को 2, मतलब वाइडर पार्ट को 1 कंसीडर किया है, नैरोअर पार्ट को 2 कंसीडर किया। तो इस तरह से ये जो वाइडर पार्ट का ये हम इतना डिस्टेंस ले रहे हैं, इतने डिस्टेंस की या इतने वॉल्यूम की बस हम बात करेंगे जो ये D1 दिया हुआ है। ठीक है, ये इतने पार्ट का जो डिस्टेंस है ये D1 दिया हुआ है। और यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट लिया, यहाँ पे P से Q तक का पार्ट लिया, मतलब P से Q लेंथ लिया पाइप की, और यहाँ पे R से S लेंथ लिया, RS लेंथ लिया, और यहाँ PQ लेंथ लिया। ठीक है, तो ये जो PQ लेंथ है इसको हमने कंसीडर कर लिया D1, और यहाँ RS को कंसीडर कर लिया ये D2, ये दिख रहा है। ठीक है, ये D2 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, तो इसका ये 1 पार्ट का वाइडर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ये ले लेते A1, और ये पार्ट 2 का मतलब नैरोवर पार्ट का ये एरिया ले लेते हैं हम A2। ठीक है, प्रेशर भी ऐसे इतने पार्ट में प्रेशर हम कंसीडर कर लेते हैं P1, और इतने पार्ट में हम कर लेते हैं P2। ये देखो P2 लिया है, ये P1 लिया है। अब ये P1A1 इसलिए लिया है, P1A1 और P2A2, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किस पर, उस वाटर पर, वो होगा P1A1, प्रेशर P1 और एरिया A1, तो फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी P2A2, यहाँ पे जो वाटर है उस पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर हो जाएगा P2A2। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और क्या है यहाँ पर, यहाँ से ये फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है। ठीक है, अब स्पीड रह गई है, यहाँ पर हम वाटर की स्पीड ले लेते हैं V1, और यहाँ पर वाटर की स्पीड ले लेते हैं V2। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि V1 इज़ लेस देन V2, मतलब नैरोअर पार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा हो या स्पीड ज़्यादा होगी और वाइडर पार्ट में कम होगी। तो वाइडर पार्ट की यदि V1 है और नैरोअर पार्ट की V2 है, तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1। ओके, ये ध्यान रखना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको पहले यहाँ की लेनी पड़ेगी, V2 के साइड की, और फिर V1 की, उसको V2 में से V1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज़ बड़ी है। तो यहाँ पर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी यहाँ की ज़्यादा और यहाँ की कम होगी। फिर अब इतना सब कुछ हमने यहाँ समझ लिया, ये डायग्राम में हाइट यहाँ समझ ली, वाइडर पार्ट की h1 है और नैरोअर पार्ट की h2 है, तो h2 इज़ ग्रेटर देन h1। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे कंसीडर करके चलना है और यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हम जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब यहाँ पर जो वर्क होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वाटर पर वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ की टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ जाकर जो कन्वर्ट हो रही है टोटल एनर्जी में, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क जो किया है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस हम वो वर्क और वो एनर्जी को जो रिलेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जो हमने वर्क किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वही वर्क और एनर्जी में जो हम रिलेशन बताएंगे उसी को हम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देना है कि हमने इस तरह का पाइप लिया है कि वन साइड वाइडर है, दूसरे साइड नैरोवर है। वाइडर पार्ट को हमने कम हाइट पर रखा है सरफेस से और नैरोवर पार्ट को हम ज़्यादा हाइट पर रख रहे हैं, मतलब थोड़ा डायगोनली पाइप हमने रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इस पार्ट में एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं पाइप का, क्योंकि हमको वॉल्यूम लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइडर पार्ट का A1 A2 ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस D1 ले लेते हैं, यहाँ D2 ले लेते हैं, यहाँ V1 वेलोसिटी, यहाँ V2 वेलोसिटी, ये सब आपको कंसिडर करना है।
यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ P2, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ कंसिडर करेंगे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ठीक है। फिर अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है ऊपर। ये सब देखो, ये डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है देखो। V1 एंड V2 बी द स्पीड द फ्लूइड एट द लोअर एंड, P एंड अपर एंड R, ठीक है। फिर A1 A2 उन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। P1 P2 प्रेशर है, D1 D2 उनके डिस्टेंसेस है ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड, ठीक है, लोअर पार्ट अपर पार्ट में। फिर अब ये जो है P1 A1 क्या लिया है, फोर्स, ठीक है। जो फोर्स कौन सा, जो फ्लूइड पर एक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो उससे हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद में यदि हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बोलो तो यहाँ कितना है, वाटर का वॉल्यूम उतना ही होगा, बस क्या होगा, यहाँ वो फैल जा रहा है। यहाँ पर जो वाटर है, वन पार्ट में जो वाटर है, ये देखो यहाँ पर वन पार्ट में जो वाटर है इतनी जगह में, ठीक है। ये एरिया समझो हम A1 इतना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर के ये एरिया ऐसे नैरो हो रहा है, लेकिन हमने देखो यहाँ एरिया ऐसा लिया ना, क्योंकि D ज़्यादा लिया है, तो ये इतना ये जो एरिया है और ये जो यहाँ पर है, वॉल्यूम की हम बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम वो ही वाटर इतने में समा गया है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, ठीक है, जब यहाँ मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पर जो फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे, जब उसको वाइडर पार्ट मिल जाता है तो फैल जाता है, स्पीड स्लो कर देता है। नैरो पार्ट मिलता है, उतना ही वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो स्पीड से निकलेगा, लेकिन चूंकि क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए उतना ही अमाउंट का वाटर वो नैरो पार्ट में भी आ जाता है और स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो कैसा होगा, सेम। इसलिए dV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। ये देखो ये क्या हो गया, A1 D1 A2 D2, क्या होगा, A1 मतलब ये एरिया इनटू डिस्टेंस, ये क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ के लिए, और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A2 इंटू D2, ये हो गया। इसलिए चेंज इन वॉल्यूम इन दिस एरिया एंड चेंज इन वॉल्यूम इन दिस एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसलिए dV इज इक्वल टू A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा है रीज़न जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ का वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू, वर्क डन क्या होता है अपना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब D। यहाँ पे अपन डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, तो ये D ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स हमने यहाँ क्या लिया है, P1 A1, A1 पार्ट में, लोअर पार्ट में क्या है, P1 A1, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये P1 A1, ठीक, और यहाँ ये P2 A2, ये फोर्स है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो वर्क किया है लोअर पार्ट में वो हो जाएगा P1 A1 D1, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स क्या है, P1 A1, तो फोर्स की जगह हमने लिखा P1 A1, ठीक है, और वापिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, D1। ऐसे ही इस पार्ट में क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा इस पार्ट में, P2 A2, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, D2, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे देखो, वर्क इज इक्वल टू P1 A1, यहाँ पर जितना वर्क हो रहा है P1 A1 D1, ठीक है,
और यहाँ के वर्क P2A2D2। तो ये जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, P1A1D1 यहाँ जो हुआ माइनस दिस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड एज द फ्लूइड इज आइडियल in practice also for a fluid like water the loss and energy due to viscous force is negligible। हमने इसके पहले पढ़ा है कि वाटर का हम एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरली क्या लेते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं कि विस्कोस फोर्स वाटर का कैसा होता है, ज़ीरो। तो और इसलिए यहाँ पर हम फ्लूइड वाटर यदि लेते हैं तो उसका जो विस्कोस फोर्स है, मतलब उनके लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा रोकने वाला, उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। सो द ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स दैट डज वर्क ऑन द फ्लूइड, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन से वर्क काम करेंगे, सिर्फ नॉन ग्रेविटेशन, मतलब जैसे मैकेनिकल वर्क। डज वर्क ऑन द fluid element is due to the pressure of the surrounding fluid. Therefore, the net work कितना हो जाएगा, W done on the element by the surrounding fluid during the flow from P to R। यहाँ से यहाँ तक जाने में हम जितना वर्क करेंगे वो होगा यहाँ पर इसका सराउंडिंग, यहाँ पर वर्क होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1A1D1 माइनस P2A2D2। ठीक है, अब हम अगली टर्म समझते हैं। अब देखो, अब ये लिया है, अब ये वर्क से क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अब ये A1D1 हमने कहीं लिखा है देखो dV, तो यहाँ लिख दो A1D1 इज dV, A2DT इज ऑल्सो dV। यहाँ पुट किया तो वर्क क्या हो गया, dV कॉमन निकल गया, तो ये हो गया देखो वर्क इज इक्वल टू P1dV माइनस P2dV, और फिर वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 माइनस P2dV। ये जो dV है ये कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, अब एज द वर्क W इज ड्यू टू द फोर्स अदर देन द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, it equals the change in the total mechanical energy। अब ये जो वर्क हो रहा है ये पूरा क्या हो रहा है, पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो अब हम ये जो वर्क डन है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में निकाले तो क्या हो जाएगा, चेंज इन, अब यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ थी और यहाँ थी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, इस एरिया की जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस इस एरिया की। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में निकाले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही पार्ट यहाँ पर लिखा है, ये देखो, द मैकेनिकल एनर्जी फॉर द फ्लूइड बिटवीन द सेक्शन Q एंड R डज नॉट चेंज। थोड़ा आगे बढ़े, नीचे आएंगे। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, तो देखो ये क्या हो गया है, ये हम लेते हैं यहाँ पर, at the beginning of the time interval dt the mass and the kinetic energy of the fluid between P and Q is rho A1D1। अब देखो मास कभी भी जब हम पुट करते हैं, ठीक है, जब मास हम पुट करते तो अब हमको मास के लिए बिल्कुल ये ध्यान रख लेना है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमेशा हम लिखेंगे, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास हमको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखना है, और डेंसिटी हम रो लेते हैं, रो वाटर की डेंसिटी हम रो लेते हैं, या फ्लूइड जो भी है उसकी रो लेते हैं। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। ठीक है, अब
m की जगह हम क्या पुट करेंगे, रो डी वी। ये डी वी वॉल्यूम है, कैपिटल V है, और ये V है वेलोसिटी। तो V1 रहा तो V1 के लिए रहा तो V1 के लिए लिखेंगे, और V2 के लिए रहा तो V2 के लिए। और dV हमारा सेम, वाटर की डेंसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है, और 1/2 सामने। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ये काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, मैंने बोला था ना सेकेंड वाले पार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट। काइनेटिक एनर्जी एट अपर पार्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला 1/2 रो A2D2 इंटू V2²। अब ये कैसे आया, A2D2 समझ में आया। जो dV लिखा था ना, तो dV इज इक्वल टू क्या था, A1D1 इज इक्वल टू A2D2 ऊपर हमने देखा है। तो बस वहीं से dV की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है 1/2 रो A2D2, ये V2 वेलोसिटी है, V2² माइनस, अब ये लोअर पार्ट का 1/2 रो dV की जगह A1D1 यहाँ पुट किया, और वहाँ वेलोसिटी क्या थी, V1, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ये। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, अब इसमें ये देखो बाद में dV लिखा है, और मैंने पहले ही आपको dV बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, देखो 1/2 रो dV और V2² माइनस V1², ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा नीचे चलते हैं, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पेन लेना पड़ता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है। फिर से हम यहाँ m क्या पुट करेंगे, रो dV, ठीक है। अब g तो कांस्टेंट रहेगा। अब यदि लोअर पार्ट के लिए ले रहे हैं तो H1 लिखेंगे, और यदि अपर पार्ट के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे H2 लिखेंगे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, रो dV ले लिया अभी डायरेक्ट, ठीक है, रो dV GH2, ये रो dV कहाँ से आया, m की जगह हमने रो dV पुट किया, इंटू G, और अपर पार्ट पे S2 हाइट पे था तो इसलिए S2H की जगह माइनस रो dV G, ये पूरा सेम, और H1 लोअर पार्ट के लिए क्या था, H1, तो ये H1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब ये कॉमन क्या क्या निकल गया, रो भी निकल गया कॉमन, dV भी और ये G भी, ठीक है, ये सब कॉमन निकल गया। हाँ ये सब कॉमन निकल गया, देखो यहाँ से ये रो dV G कॉमन निकल गया, तो और अंदर क्या बच गया, ये S2 माइनस H1। अब ये डेल्टा PE मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों जो दोनों वैल्यू है, ये ऊपर जो इक्वेशन हमने देखा था उसमें पुट करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या लिखा था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको ये चीज़ मिली थी ऊपर इक्वेशन में, P2 माइनस P1 माइनस P2 इंटू dV इज इक्वल टू, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई रो dV V2² माइनस V1² प्लस ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो dV G S2 H1। ये यहाँ से ये उठाया, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पुट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। फाइनली हमको ये इक्वेशन चाहिए था, ठीक है। अब हमको इससे क्या निकलता है, क्या मिलता है हमें, अब ये P1 माइनस जो P2 है ये वाला है, ठीक है। अब dV देखो सब में कॉमन निकल रहा है, सब में है dV, तो यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/2 रो V2² माइनस V1 बच गया, और यहाँ पे रो GH बच गया, G बच गया, S2 माइनस H1, ये इतना बच गया। अब हम इस इक्वेशन को और थोड़ा सा
और थोड़ा सा देखते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम। वन वाली जो जितना कुछ टर्म वन वाली आ रही है उसको वन साइड लिख देते हैं, और टू वाली आ रही है उसको वन साइड लिख देते हैं। तो यहाँ देखो P1 लिखा प्लस, अभी माइनस में है तो ये हाफ, ये रो, ये हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये देखो हम यहाँ से क्या लेते हैं, ये P1 लिया, ये हो गई P, यहाँ से ये P1 यहीं रहने दिया, ये P1 है। अब यहाँ से हाफ रो, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, हाफ रो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको मैंने इस साइड लेकर आई, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, माइनस था तो यहाँ पे भी H1 वाली क्वांटिटी देखो माइनस है, रो जी H1, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस। फिर इज इक्वल टू, ये P2 माइनस था मैंने इधर ले गई तो क्या हो गया, P2 प्लस हो गया, प्लस ये हाफ रो V2 स्क्वायर, ये तो प्लस में ही है, फिर ये रो GH2 ये भी प्लस में। तब यहाँ क्या दिख रहा है, सेम क्वांटिटी दिख रही है, ये देखो P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ रो, यहाँ पे V1 स्क्वायर है, यहाँ V2 स्क्वायर है, यहाँ H1 है, यहाँ H2, मतलब ऐसे सेम क्वांटिटी है। तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे A1 जैसे लिखा था ना, A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2 इज इक्वल टू A3 D3, ऐसा आता था। तो जनरलाइज हम लोगों ने क्या कर लेते हैं कि AD इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, AD इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वैसे ही जब यहाँ ऐसा इक्वेशन आया कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये सेम एक टाइप के इक्वेशन है। इसके आगे हम ये भी लिख सकते थे कि P3 प्लस 1/2 रो V3 का स्क्वायर प्लस रो GH3, ठीक है, ये इसके इक्वल भी लिख सकते थे, मतलब इसके आगे भी वो लिख सकते थे कि थर्ड वाले पार्ट में भी हम जैसे वो ही पाइप का और एक आगे का पार्ट यदि हम कंसीडर करें और निकालें तो वो भी इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, P1 P2 की जगह हम सिर्फ P लिख लेते, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो जनरल इक्वेशन है कि ये प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर किसको डिनोट कर रही, काइनेटिक एनर्जी, प्लस रो GH क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और इस P को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, क्योंकि पूरा एनर्जी है, इसलिए P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH ये है कांस्टेंट, ये है बर्नौली का थ्योरम, इसको बोलते हैं बर्नौली का एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। अभी देखते हैं और आगे ये क्या है। अब ये देखो, यहाँ पे बस यही दिया है, इसके बाद ये कांस्टेंट, यहाँ बर्नौली थ्योरम ये कंप्लीट हुआ, ठीक है।